हाय एवरीवन, विश यू ग्रोइंग वेल एंड वेलकम टू सुपर एकेडमी। मैंने आपको पंचायत और नगर पालिका वाला चैप्टर कंप्लीट कर दिया था, यानी कि लोकल गवर्नमेंट वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। उस वाले चैप्टर के एमसीक्यूज इस वाले चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। एमसीक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी को अटेम्प्ट करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसके बाद अपने नोट्स को करेक्ट करना है, कहाँ कहाँ हमने कौन सी पॉइंट हमने मिस कर दिया, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको पिछला कॉन्सेप्ट भी समझाती रहूँगी, ठीक है, एक्सप्लेनेशन में कि मैंने क्या क्या पढ़ा है। लेकिन अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए वीडियो ज़रूर देखनी है पुरानी जाके, ठीक है। और नोट्स जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनवाए थे उनको ध्यान से बनाना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार। बलवंत राय मेहता समिति पढ़ाई थी मैंने आपको, ठीक है, पंचायती राज से संबंधित है। उन्होंने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार क्या क्या सिफारिश की थी? जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था। केवल जिला मंडल स्तर पर द्विस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था। केवल जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन प्रस्तावित किया गया था, इनमें से कोई नहीं। यानी बलवंत राय मेहता समिति ने जो पंचायती राज के लिए स्ट्रक्चर बताया था वो स्ट्रक्चर क्या था, यहाँ आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया था, जब बताया था कि बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1992 और 93 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चालू किए थे। यानी ग्राम के लेवल पर, बिल्कुल लोकल लेवल पर विकास कार्यक्रम चालू किए थे, ठीक है। उनको कहा गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, राइट। अब उनकी जांच के लिए 1957 में, ठीक है, 1957 में कि ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है इन्होंने गांव के स्तर पर किस तरह से कार्य किया और इस तरह के प्रोग्राम्स की ज़रूरत है या नहीं, इसकी जांच के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, राइट। कब किया गया? 1957 में। इन्होंने निरीक्षण किया और कहा कि पंचायती राज की आवश्यकता है, क्योंकि हर कोई ग्रामीण व्यक्ति संसद में जाके अपनी बात नहीं रख सकता, ना ही राज्य विधानसभा में जाकर रख सकता है, ना ही उनके मुद्दे इतने बड़े होते हैं कि वो संसद या राज्य या स्टेट लेवल पे जाके, यूनियन लेवल पे जाके बोले जाएं या देखे जाएं, ठीक है। तो इसीलिए लोकल गवर्नमेंट की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि वो छोटे मोटे मुद्दे, सड़क का नुकसान है, सड़क की मरम्मत करनी है, ठीक है, उसको ठीक करना है, स्कूल्स कॉलेजेस बनाने हैं, भूमि सुधार का आयोजन करना है, ठीक है, वो उसका सुधार कर सके। इसीलिए इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान सिफारिश की थी कि पंचायती राज को लाना चाहिए, ठीक है। और इन्होंने 3 स्तरीय यानी 3 स्तर बताए थे। पंचायती राज का जो स्ट्रक्चर बताया था वो 3 स्तर का बताया था, जिला, ब्लॉक और ग्राम। सबसे छोटा था ग्राम, यानी कि जो रूट लेवल पे काम करेगा, ग्राउंड लेवल पे काम करेगा, वो ग्राम पंचायत थी। उसके ऊपर होगी ब्लॉक समिति या पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पे काम करेगी, ठीक है। अपनी ग्राम पंचायत जो है वो ब्लॉक लेवल को अपनी सिफारिशें देगी और ब्लॉक लेवल की जो पंचायत समिति है वो जिला परिषद को जाके सिफारिश करेगी कि इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, इस पंचायत को आपको इस चीज़ के लिए पैसे देने हैं। और पैसे कौन देगा? जिला पंचायत, ठीक है। जिला परिषद के लोग पैसे देंगे ग्राम पंचायत को और इसकी सिफारिश कौन करेगा? ब्लॉक। इस तरीके से मैंने आपको समझाया था कि 3 स्तर बनाए गए थे। किसने सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति कब बनी थी? 1957 में। समझ आई बात? तो पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ कि उन्होंने प्रजातांत्रिक यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार जिला, ब्लॉक और ग्राम के स्तरों पर त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान किया था, सिफारिश की थी। फिर उसके बाद है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों को सार्थक कदम उठाने हेतु परामर्श देता है। समान सिविल संहिता के संबंध में, ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में, नगर पालिकाओं के गठन के संबंध में, कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी के संबंध में। यानी आर्टिकल 40 किससे संबंधित है? यहाँ से आपको ये पूछा गया है, किससे संबंधित है? समान सिविल संहिता कौन से आर्टिकल में दी गई है? आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। फिर उसके बाद आती है नगर पालिकाओं का गठन। तो नगर पालिका का गठन कब किया गया? 73वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया, ठीक है, आर्टिकल 243 के तहत, ठीक है। आर्टिकल 243 ओ से लेके ZG तक, आर्टिकल 243 पी से लेके ओ तक तो पंचायतें हैं, पी से लेके ZG तक क्या है? नगर पालिकाएं। फिर कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी, आर्टिकल 43,
आर्टिकल 43। तो 40 में क्या है, 40 में क्या है, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत ये क्या है, 40 में ग्राम पंचायतों को कैसे दिया गया था, राज्य के लिए निर्देश के तौर पर, यानी राज्य के नीति निर्देशक में प्रावधान किया था पंचायतों का। फिर इसको 73वें यहाँ पर नगर पालिका हुई थी 74वें संविधान संशोधन द्वारा। ग्राम जो पंचायत है वो 73वें संविधान संशोधन का प्रावधान है। ठीक है, समझ में आया। तो अनुच्छेद 40 क्या है, ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की। जब मैंने आपको पढ़ाया था तो आपसे कहा था कि बलवंत राय मेहता समिति, आंसर बता दिया, बलवंत राय मेहता समिति इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहले जो पंचायतों की सिफारिश की थी किसने की थी, बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। और उसके बाद जो वर्तमान में स्ट्रक्चर हमने अपनाया है वो इसी समिति की सिफारिश जो की गई थी त्रिस्तरीय पंचायत का, वो ही हमने अपनाया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपको इसका सन भी याद करना है। प्रथम सिफारिश किसने की थी, बलवंत राय मेहता समिति ने। समझ आया। पंचायत समिति के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। पंचायत के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, जिला अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, खुली प्रतियोगिता के आधार पर भर्ती किए जाते हैं। लोकल गवर्नमेंट बताया मैंने आपको, लोकल गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट कब बनती है, जब जनता द्वारा वो प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है। ठीक है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है, जब तो इसको क्या कहा जाता है, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण, यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब है जनता के हाथ में विकेंद्रीकृत की गई हैं शक्तियों का विकेंद्रीकरण। प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र क्या होता है, जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन, और विकेंद्रीकरण क्या है, शक्तियों का विभाजन। पंचायत किसको प्रेजेंट करता है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को। तो समझ में आई आपको बात। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, प्रत्येक 5 वर्ष बाद इनका चुनाव होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न, ये निम्न है, निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी, यानी पंचायती राज को बनाया जाना चाहिए, इसका सुझाव किसने दिया था, बलवंत राय मेहता समिति ने। क्योंकि पंचायती राज किसका विषय था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का ये विषय था। इसको संवैधानिक दर्जा सबसे पहले देने की सिफारिश किस समिति ने की, LM सिंघवी कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, राव कमेटी या अशोक मेहता कमेटी, किसने की थी, पढ़ाया मैंने आपको। बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की पंचायती राज को बनाया जाना चाहिए। राव कमेटी भी पंचायती राज से संबंधित है। अशोक मेहता समिति ने जो इन्होंने 3 स्तर बताए थे इसको 2 कर दिया। लेकिन LM सिंघवी समिति यानी लक्ष्मी मल सिंघवी कमेटी, इन्होंने सर्वप्रथम सिफारिश की कि इनको संवैधानिक दर्जा दिया जाए ताकि जो पंचायती राज है वो अनिवार्यता बन जाए पंचायतों को लागू करना। क्योंकि इससे पहले ये क्या थी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दी गई थी, जो राज्य को एक निर्देश देते हैं वो कंपलसरी नहीं करते हैं कि आपको बनानी है। तो इसका आंसर क्या होगा, LM सिंघवी कमेटी। LM सिंघवी कमेटी जिन्होंने संवैधानिक दर्जा। नेक्स्ट है अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी, यानी कि सिफारिश की थी। कितने स्तरीय भी बताया मैंने आपको, 2 स्तरीय। पंचायती राज इनके हिसाब से कैसा होना चाहिए, 2 स्तरीय। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है, मतलब महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं, पंचायत में कितनी सीटें निर्धारित की गई है महिलाओं के लिए आरक्षण। मैंने आपको बताया था आरक्षण की व्यवस्था की गई है कुल स्थानों का 1/3, कुल स्थानों का 1/3। सभी पंचायतों में 1/3 दिया गया है, केवल बिहार में 50% दिया गया है, यानी कि 1/2। बाकी सब जगह कितना दिया गया है, 30%। केवल बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें कितना दिया गया है, 50% रिजर्वेशन दिया गया है विमेन्स के लिए, जो भारत में विमेन एम्पावरमेंट को दिखाता है। किसमें, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में। नेक्स्ट है भारत में स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा से सही नहीं है।
भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन का कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है। स्थानीय निकायों के लिए 30% स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित किया गया है। स्थानीय शासन के लिए वित्त का उपबंध एक आयोग करता है। स्थानीय निकायों के लिए निर्वाचन का निर्धारण एक आयोग करता है। कौन सा है? पंचायती राज में 30% दिया गया है स्थान स्त्रियों को, बिल्कुल सही बात है। स्थानीय शासन के लिए वित्त का उपबंध एक आयोग करता है। कौन करता है? राज्य वित्त आयोग, जिसका प्रावधान राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। नेक्स्ट है स्थानीय निकायों के लिए निर्वाचन का निर्धारण कौन करता है? निर्धारण एक आयोग करता है। कौन करता है? राज्य वित्त आयोग। ठीक है, राज्य वित्त आयोग कराता है। लेकिन भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में, यानी परिसंघीय जहां शक्तियों का विभाजन होता है, स्थानीय शासन के लिए कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है। नहीं है या है दी गई है। संविधान संशोधन किया गया है 73वां और 74वां, जिसमें पंचायत और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन में सम्मिलित है? कौन कौन है 73वें संविधान संशोधन में सम्मिलित? जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत। 73 में कौन कौन से हैं? ये तीनों। जिला पंचायत जिला के स्तर पर, क्षेत्र पंचायत ब्लॉक के स्तर पर, और ग्राम पंचायत का है ग्राम के स्तर पर। नगर पंचायत नगर पालिकाओं का भाग है जो 74वें संविधान संशोधन द्वारा अस्तित्व में आया। 73 में कौन था? 1, 2, 3। ऑप्शन 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया था? यानी 73वां संविधान संशोधन जो किया गया था उसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक है जो प्रस्तावित नहीं किया गया? सभी निर्वाचित ग्राम स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर 33% सीटें महिला के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। ठीक, ये कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था, ये जो आपको 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें से कौन सा नहीं था? ठीक है, महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण, पंचायती राज में संस्थाओं के लिए, पंचायती राज संस्थाओं के लिए संस्थानों को इन संसाधनों के नियत के लिए राज्य अपने अपने वित्त आयोगों का गठन करेंगे। पंचायती राज निर्वाचित करता है कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि उनके 2 से अधिक संतानें हैं। यदि पंचायती राज निकायों का राज्य सरकार द्वारा अतिक्रमण या विघटन किया जाता है तो 6 महीने की अवधि में चुनाव कराए जाएंगे। क्वेश्चन विजिबल है? कौन सा एक 73वें संविधान संशोधन का भाग नहीं था? कौन सा नहीं था? पंचायती राज के जो निर्वाचित कार्यकर्ता हैं अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि उनकी 2 से अधिक संतानें हैं। ऐसा कोई प्रावधान 73वें संविधान संशोधन में नहीं किया गया। तो स्टेटमेंट 3 गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? कौन सी एक विशेषता नहीं है? वैधानिक स्थिति, केंद्रीय नियंत्रण, स्थानीय समुदाय की भागीदारी, कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की शक्ति। इनमें से कौन सी पंचायती राज की या स्थानीय लोकल गवर्नेंस की विशेषता नहीं है? बहुत इजी है। क्या नहीं है? वैधानिक स्थिति दी गई है ना, 73वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा उनको संवैधानिक स्थिति दी गई है। स्थानीय समुदायों की भागीदारी होती है, सब लोग वोट डालते हैं, उनकी भागीदारी होती है, उनकी कार्यवाही में भाग लेते हैं। राइट, कर आरोपित कर वित्त प्राप्त करने की जो पंचायतें हैं उनको चुंगी शुल्क लगाने की अनुमति होती है, यानी वो कर आरोपित कर सकते हैं। ठीक है, उनकी ये भी शक्ति है। अब यहाँ पर पूछा है नहीं है, देखो केंद्रीय नियंत्रण, पंचायती राज या लोकल बॉडीज का गठन किस लिए किया गया था? शासन का विकेंद्रीकरण करने के लिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए। तो इनकी क्या विशेषता नहीं होगी? केंद्रीय नियंत्रण। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इससे सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। जब विकेंद्रीकरण होता है तो वहाँ केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन कैसे हो जाएगा? जब डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। तो समझ आई बात? नेक्स्ट है संविधान के 73वें संशोधन ने प्रावधान किया है
पंचायतों के लिए नियमित चुनाव कराने के लिए महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण के लिए प्रावधान। राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण। 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण। अभी पढ़ाया है मैंने, बिल्कुल। महिलाओं के लिए आरक्षण है, प्रत्येक 5 वर्ष में नियमित चुनाव कराए जाएंगे। अगर बीच में विघटन होता है तो 6 माह के अंतर्गत चुनाव कराए जाने अनिवार्य है बचे हुए कार्यकाल के लिए। समझ में आई बात। फिर राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड्स भी देना है। राज्यपाल किसकी नियुक्ति करते हैं? राज्य वित्त आयोग की। 11वीं अनुसूची दी गई है जिसमें 29 विषय दिए गए हैं पंचायतों को, ठीक है, जिससे उनकी जो शक्ति है, पंचायतों को शक्ति प्रदान करते हैं। इन 29 विषयों पर पंचायतों को कार्य करने की अनुमति देते हैं। तो चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे, सभी चारों। समझ आई बात। नेक्स्ट है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता है ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार, अल्प रोजगार वाले पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अर्जक रोजगार का सृजन। मंद कृषि मौसम की अवधि में सहायतार्थी तथा कार्य हेतु इच्छुक सामर्थ्य वयस्कों के लिए रोजगार का सृजन। देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद। जीवन के अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, विधि के समता एवं बिना भेदभाव की सुरक्षा की गारंटी। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 73वें संविधान संशोधन हमें क्या देता है? पंचायती राज की व्यवस्था करता है, पंचायती इंस्टीट्यूशंस की व्यवस्था करता है। नेक्स्ट है रीजन और आर्ग्यूमेंट। पंचायतों के प्रधान, प्रमुख तथा अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति की महिलाएं सम्मिलित हैं, आरक्षण से उनके क्रियाकलापों में एक स्पष्ट परिवर्तन आया है। आर्ग्यूमेंट एंड रीजन क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं इस आरक्षण के लिए लंबे समय से मांग कर रही थी। महिलाएं कोई मांग नहीं कर रही थी। सीधा 73वां संविधान संशोधन जब आया तो उन्होंने पहले से ही महिलाओं के लिए 33% यानी 30% के आरक्षण की व्यवस्था की। तो जो रीजन है वो गलत हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट सही है। तो रीजन सही है और आर्ग्यूमेंट सही और रीजन गलत हो जाएगा। मांग किसकी की जा रही है? संसद में आरक्षण की, ठीक है। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्थाओं में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? शासन प्रणाली की संरचना कैसी है? ग्राम के स्तर पर है पंचायत, ग्राम पंचायत। फिर खंड यानी ब्लॉक के स्तर पर है पंचायत समिति। फिर जिला के स्तर पर क्या है? जिला परिषद। और राज्य स्तर पर स्थानीय स्वशासन की, ग्राम के स्तर पर है, खंड के स्तर पर है, जिला के स्तर पर है स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। अभी पढ़ाया मैंने आपको, 3 टियर हमारा स्ट्रक्चर है, 3 स्तरीय संरचना है। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से देश में प्रभावी हुआ है। यह राजस्थान में प्रोत्साहित करेगा, क्या करेगा? नई एकीकृत पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण स्वराज बुनियाद, स्वशासन व्यवस्था, शासन सत्ता का केंद्रीकरण। स्वशासन व्यवस्था, पंचायतों को लाने का क्या रीजन था? कि यहाँ पर स्थानीय शासन यानी लोकल गवर्नमेंट की नींव रखी जाए। तो इसीलिए जब ये प्रभावी हुआ तो यहाँ लोकल गवर्नमेंट आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? स्वशासन की व्यवस्था होगी अगर किसी राज्य में, ठीक है, पंचायती राज या नगर पालिकाओं की व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट है महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में संशोधन करके दिया गया, ठीक है। महिलाओं को रिजर्वेशन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को 30% आरक्षण दिया गया, 1/3 दिया गया। संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किया गया है? 73वां संविधान संशोधन। नहीं सही है। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया? मनरेगा कार्यक्रम, मनरेगा किस लिए होता है?
अनिवार्य रोजगार, 100 दिन के रोजगार की गारंटी। तो अनुच्छेद 73 43 क्या प्रावधान करता है? निर्वाह योग्य मजदूरी, निर्वाह योग्य मजदूरी। तो मनरेगा जो लाया गया है वो आर्टिकल 43 को लागू करने के लिए लाया गया है, यानी निर्वाह योग्य मजदूरी को लागू करने के लिए। हमने 20 क्वेश्चन इस वाले लेक्चर में कंप्लीट करे। अब इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस बच जाते हैं, वो नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। सबको नोट ज़रूर बनाने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, टेस्ट सीरीज ज़रूर लगानी है, आपका कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाले सारे जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं उसको ध्यान से करना है और नोट्स बनाने हैं। थैंक यू सो मच।